जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 25 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज कवर की जाती है जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये है गाइज हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। ये अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप राजस्थान, हरियाणा या छत्तीसगढ़ से भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करना है और कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करना है। यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। और गाइज, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और ये सब टॉपिक्स हैं गाइज आज के, जिनको एक एक करके हम कवर अप करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर बैठो अपने साथ, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा पहले तो उस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो चीजें मैं लिखने के लिए कहूंगा वो चीज आपको अपने पास नोट डाउन जो है वो कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग के कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ। आयुष गुप्ता ने हमेशा की तरह, अंजलि सिंह वेरी गुड, हमेशा की तरह रेगुलर स्टूडेंट से आंसर्स लिख रहे हैं। श्रेया तिवारी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीप शिखा ने लिखा है साइडराइट जो है वो क्या होता है? एक मिनरल होता है जो नासा के क्यूरोसिटी मिशन के दौरान जो है वो मार्स में पाया गया है ना। पढ़ाया तो था मैंने आपको ये, फिर क्वेश्चन क्यों आया? चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड, दीप शिखा ने भी आंसर्स जो है वो दिए हैं। रोहित गुप्ता ने भी आंसर्स दिए हैं, फैंटास्टिक। पायल भारती, निहारिका श्रीवास्तव, दिग्विजय वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा, सर मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ के डॉक्टर्स, हाँ बिल्कुल, घुमाने फिराने वाला काम जो है वो नहीं होता यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स वगैरह का। क्योंकि प्राइवेट उसमें जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, तो पहले तो ये पूरी टेस्ट रिपोर्ट के बिना बात नहीं होती है। मेरे साथ तो एक कांड हुआ था। मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया था, सैफी सैफी करके, बॉम्बे का एक बड़ा हॉस्पिटल है। मुझे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ढोलकिया, वो बड़े जाने माने डॉक्टर। उनने बोला कि यार, तो किसी ने बताया कि इन डॉक्टर से जो है वो जाकर मिलो, तुम्हें पूरी राहत मिलेगी। तो उनकी जो कंसल्टेंसी फीस थी मिलने की, वो 5,000 रुपये थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2013 या 14 की। तो 5,000 या 15 की शायद। तो उस समय 5,000 रुपये फीस थी, अब तो 15-15 हजार रुपये, 10,000 रुपये लेते होंगे ये लोग। तो 5,000 रुपये में सिर्फ मिलना डॉक्टर से। जब डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, सैफी हॉस्पिटल जाओ, ये पहले पूरी रिपोर्ट्स करवा के आओ, फिर बताते हैं आपको। सैफी हॉस्पिटल गए, रिपोर्ट कराने, 19,000 रुपये की रिपोर्ट हुई। उस डॉक्टर ने जो है रिपोर्ट को देखा तक नहीं। और मुझे एक दूसरे डॉक्टर का नंबर देता है कि आप, एक डॉक्टर है पशुपति, इनसे जो है वो जाकर मिलिए, ये जसलोक हॉस्पिटल में आपको रहो मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। सोचो आप, एक डॉक्टर का रिकमेंडेशन देने के लिए उसने मुझसे जो है वो 19,000 प्लस 5,000 रुपये उसकी कंसल्टेंसी वो लूटी। तो बहुत लूटा मारी है भाई, सच्चाई है ही नहीं। इसलिए तो फिर लोगों का ट्रस्ट खराब होता जाता है, और इसलिए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इसी को कहते हैं। रोक तो इस पर लगानी चाहिए। शगुन सिंह ने सिकल सेल डिजीज के बारे में आंसर दिया, वेरी गुड शगुन, इसी प्रकार से रेगुलरिटी मेंटेन करिए, बहुत बढ़िया। वो भी करंट अफेयर्स के, एक इंडियन आर्मी करके एक आईडी है, उन्होंने कमेंट जो है वो किया है। वो भी करंट अफेयर्स इसके पीडीएफ से नहीं फंसते, सिर्फ कस्टमर रिटेंशन के लिए रील बनाते हैं। समझ में नहीं आया भाई, आपने क्या चीज देखी? फिर से एक बार क्लैरिटी रहो देना। ठीक है, तो आपकी तबीयत खराब थी इसलिए जो है वो आप लेक्चर्स नहीं देख पाए, कोई बात नहीं यार, तबीयत अपनी बढ़िया रखो। अभी स्थिति वैसी ही खराब है, हीट वेव्स वगैरह बहुत चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ईशा ठाकुर वेरी गुड, चलो। तो हो गए आपके कमेंट्स, देख लिए, बातचीत हो गई। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से हम लोग सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। तो भैया पहला टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में इसके फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव, AMB मिशन, लिख लो। हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एनीमिया मुक्त भारत मिशन के बारे में। और 6x6x स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं हम लोग, इस पे अभी नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है वो समझते हैं कि एनीमिया जो है वो होता क्या है। आइए, तो देखो यार, एनीमिया
होता है जब ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए। ये बात आप सभी को पता होगी, यहाँ पे लिखा तो नहीं है शायद, है ना। ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है अगर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एनीमिया होता है। ये बात आप सभी लोग जो है वो जानते होंगे। नहीं पता तो लिख लेना। इसमें थकान होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कई बार जैसे कि दिमाग काम करना बंद कर जाता है, बोलते हैं ना हम लोग कि यार दिमाग ही नहीं चल रहा यार, कहीं मन नहीं लग रहा, तो वो वही वाली कंडीशन। ऐसी स्थिति हो जाती है जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 67.1% बच्चे और 59.1% अडल्सेंट बच्चियां इंडिया में एनीमिक है। लिख लेना ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आप लोग को हमेशा मना करता हूं कि आप आंकड़े वगैरह मत लिखो, बट ये वाला आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। और आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आप कॉमन मैन सिर्फ ये बोल सकता है कि एनीमिया की समस्या इंडिया में ज्यादा है, बट आप सिविल सर्वेंट्स हो, आने वाले समय के बड़े अधिकारी बनने वाले, तो आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है, 75% इंडियन महिलाएं, उनको डाइटरी आयरन की कमी से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। यानी कि उनकी डाइट में जो है वो आयरन की कमी है। 75% इंडियन वुमेन बहुत कम आयरन जो है वो कंज्यूम कर रही हैं, और उसके कारण भी हीमोग्लोबिन की समस्या है। और बहुत कम आयरन क्या, मालन्यूट्रिशन की, कुपोषण की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। प्रॉपर तरीके से डाइट में न्यूट्रिएंट्स इनटेक जो है वो नहीं हो रहा है। सोचो जब इतना बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन में एनीमिक हो, तो हेल्थ सेक्टर के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। सोचिए ना, आप लोग बीमार पड़े रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री की जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी? समझ रहे हो उस समस्या को कि कितनी बड़ी ये समस्या है? कमेंट करके बताओ कि आपको, क्या आपको पता था कि इतनी ज्यादा परसेंटेज इंडियन वुमेन आयरन डेफिशिएंट है? खुद बताओ, क्या पहले से आइडिया था? नहीं। बट अब इस चीज को हम पढ़ने के बाद हमें एक आइडिया लग गया, तो अगली बार से जब किसी के साथ आप बातचीत भी करो तो ये आंकड़ों के साथ बातचीत करोगे ना, तो आप, एक तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, दूसरा इंप्रेशन झाड़ना नहीं है हमें, हमें रिवाइज करना है। तो कई बार लोगों के साथ जब बातचीत करो ना, तो आंकड़ों के साथ थोड़ी सी बातचीत किया करो। लोग सोचेंगे अरे भाई यार बड़ा नॉलेजेबल है, बट किसी को दिखाने के लिए मत करना। राइट? अपने, और सुनो, फालतू लोगों से बातचीत नहीं करनी, कॉमन मैन लोगों से, उन लोगों से बातचीत करनी जो इस फील्ड में है। या अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लो, या ज्यादा नहीं है तो कहीं पर स्टेटस पे डाल दो बट ज्यादा दिखावा नहीं करना, क्योंकि जहां आप ज्यादा दिखावा जो है वो करोगे, लोग हाय लगा देते हैं। तो बच के रहो इन सब चीजों से। ग्लोबली भी बहुत बड़ी समस्या है भाई एनीमिया की। तो देखो यार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाईलाइट किया कि इंडिया आज की डेट में एनीमिया से जो है वो फाइट कर रहा है अपने एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6x6x6 स्ट्रेटेजी जो है वो इसी इनिशिएटिव के अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और डिजिटल इनोवेशन और भी काफी सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उसकी रीच जो है वो बढ़ाई जा रही है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रोग्राम जैसे कि फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे फोर्टिफाइड का मतलब बता सकता है? या फोर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिख लो फोर्टिफिकेशन। और हिंदी में भी ये फोर्टिफिकेशन क्या होता है भाई? ये फोर्टिफाइड चावल किसको बोलते हैं? चावल में अलग से विटामिन सी डालना, दैट इज फोर्टिफिकेशन। किसी भी पर्टिकुलर आपके पास अनाज है और उस अनाज में आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अलग से जो ऐड करते हो, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। ये होता है फूड फोर्टिफिकेशन, जो आप ध्यान में रखेंगे। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज, ये प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स के नाम थोड़े बहुत आपको जो है वो पता होना जरूरी है। मैटरनल केयर स्कीम्स है हमारे यहाँ पर, है ना, काफी सारी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती, माताओं की देखभाल करने के लिए स्कीम्स है। तो वो इन्हीं सब चीजों पर टारगेट कर रही है कि एनीमिया की समस्या को जो है वो खत्म करना, हीमोग्लोबिन की जो कमी होती जा रही है उसको एड्रेस करना। और ये न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। अब ये 6x6x6 स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी, ये देखो, ये पूरे दुनिया भर में क्या आंकड़े चल रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिम्टम्स वगैरह मैं आपको जो है ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ, चक्कर आना, सांस फूलना, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो बहुत बेसिक चीज है, ये चीज है आपके लिए काम की। ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। कभी कभी डायरेक्ट भी ये भी आ सकता है कि 6x6x6 स्ट्रैटेजी जो है वो किसके अंडर है, तो AMB,
एनीमिया मुक्त भारत के अंडर है। अब इसमें क्या क्या चीजें, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना, ठीक है। 6 स्ट्रेटेजी हैं, मतलब 6 इंटरवेंशन, 6 टारगेट ग्रुप्स। और ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। 2 चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज तो आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। पहला पॉइंट आप लिखेंगे आयरन और फॉलिक एसिड। ये बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डाइट में। अलग अलग एज ग्रुप के लिए कलर कोडेड टैबलेट्स और सिरप्स तैयार की गई हैं, दवाइयां जो है वो तैयार की गई हैं, जो उनको सप्लीमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, राइट। और बहुत जरूरी होता है आज की डेट में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक सप्लीमेंट्स। काफी सारे नेचुरल हैं, काफी सारे, मतलब ट्राई करो कि अपना फूड इनटेक अच्छा रखो, डाइट अच्छी रखो, कि जितनी अच्छी डाइट होगी आपकी, जितना बढ़िया आप खाओगे, उतना आपकी बॉडी के लिए जो है वो अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। क्योंकि अभी बीमार पड़ जाओगे ना, तो एग्जाम नहीं लिख पाओगे। तो अपने आप को जो है वो बिल्कुल हेल्दी जो है वो रखो। देखो, सरकार कर रही है, लोगों की डाइट में आयरन और फॉलिक एसिड प्रोवाइड कराने पर फोकस कर रही है। दूसरा, 10 फरवरी 10 अगस्त को 1 से 19 साल की एज ग्रुप के लिए मास डीवॉर्मिंग होगी। 10 फरवरी और 10 अगस्त को जिन जिन भी लोग, जिनकी उम्र 1 से लेकर 19 साल की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको भी डीवॉर्मिंग जो है वो दी जाएगी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, है ना, जब वो प्रेग्नेंट जो है वो रहती हैं महिलाएं, तो उस समय डीवॉर्मिंग, पेट की सफाई के लिए, पेट की कीड़ों को मारने के लिए, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी डाइट और हेल्थ हैबिट्स के बारे में, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू। तीसरा पॉइंट, तीसरा इंटरवेंशन, लोगों को जो है वो बताया जाएगा कि भाई डाइट में ये सब चीजें आप रखो, एक्सरसाइज करो, राइट। अर्ली डिटेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी कि भाई जितनी जल्दी चीजें डिटेक्ट हो जाए उतना बेहतर है। क्योंकि ट्रीटमेंट पहले, अगर प्रॉब्लम अगर पहले डिटेक्ट हो जाएगी तो उसका सोल्यूशन भी जल्दी निकल पाएगा। अब देर हो जाएगी तो फिर चीजें और खतरनाक हो सकती हैं। आयरन और फॉलिक एसिड से रिच राइस, मतलब कि राइस फूड फोर्टिफिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब तो फोर्टिफाइड फूड लिख दो, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए बॉडी के अंदर। फिर इसके अलावा नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज, मलेरिया, फ्लोरोसिस, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। काफी सारी ऐसी बीमारियां हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ना, जिसका न्यूट्रिशन से तो कोई लेना देना नहीं होता, बट उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये बॉडी को जो है वो सड़ा देती है, खराब कर देती है। तो इसमें पहली चीज तो इस तरीके से सरकार जो है वो काम करेगी, इंटरवीन करेगी 6 तरीकों से, है ना। तो ये 6 तरीके आपने लिख लिए। अब एक और चीज लिखो, कौन से 6 टारगेट ग्रुप्स हैं। 6 to 59 मंथ्स के बच्चे, 6 महीने से लेकर 59 मंथ्स तक के बच्चे, 5 साल से 9 साल तक के बच्चे स्कूल जाने वाले, 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टिंग महिलाएं, और 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स तक की महिलाएं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स को जो है वो टारगेट अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। तो ये 6 टारगेटेड ग्रुप्स हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर 6 इंस्टीट्यूशन है। इसमें फोकस क्या किया जा रहा है, नेशनल से लेकर विलेज लेवल तक हर चीज कोऑर्डिनेटेड रहेंगी। ग्रास रूट लेवल तक मेंशन कर सकते हो। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि आयरन और फॉलिक एसिड देना है ना सप्लीमेंट्स में। फिर इसको वीकली आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, इसके साथ भी है वो शामिल किया गया है। पोषण अभियान के साथ, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। जितनी चीज हाईलाइट करी सिर्फ उतना ही लिखना है। ये भी है ना, ये भी, ये तो पूरा ही लिखना था, समझ गया ना। वैसे तो ये वाली चीज जितनी हाईलाइट बस कर रहा हूँ सिर्फ उतना लिख दो, क्लियर हो जाएगी चीजें। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इन्वॉल्व जो है वो करना है ट्रैकिंग के लिए, है ना। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इनको जो है वो शामिल करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। पूरी तो सिर्फ इतना लिख दो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये है 6x6x6 स्ट्रैटेजी एनीमिया की प्रॉब्लम से जो है वो लड़ने के लिए, समझे आप। फोर्टिफाइड राइस, ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया का लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गाइस क्या होता है पता है आपको, बच्चों में उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है या उसमें देरी हो जाती है।
अडल्ट्स में जो है वो वर्क कैपेसिटी रिड्यूस होती है, इंसान जो है वो थकान महसूस करता है पूरे पूरे दिन। प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं, उनकी जो बेबी जो होते हैं, उनका बर्थ के समय पर वेट बहुत कम होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। जीडीपी में भी इसका बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होता है गाइस। ठीक है, बाकी ये सब चीजें तो लिखवाई दी थी मैंने आपको। मेंटल मैटरनल हेल्थ स्कीम में सुमन है, ये फ्री रिस्पेक्टफुल केयर जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रोवाइड कराएगा। जेएसएस के फ्री डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड कराएगा। ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि एनीमिया वाला जो टॉपिक है तो उसमें अपन मेन टॉपिक पर रहे तो ज्यादा बेटर है। ऐसी चीजें तो बहुत रिपीटेड टाइप पॉइंट, मतलब रिपीटेड आती नहीं। बहुत सारी चीज आपको लिखनी नहीं है, आपको दूसरी किताब जो है बनानी नहीं है जिसको कभी रिवाइज ही ना कर पाओ, तो ऐसा काम ही नहीं करना है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक्टिवली रिसर्च कर रही है ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। दैट्स इट। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, वो ट्रेड और क्लाइमेट की टेंशन का है। ये टॉपिक सिर्फ सुनने वाला है आप लोगों के लिए। अभी हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया के अंदर, और जिसमें बायलैटरल ट्रेड डील्स के बारे में डिस्कशन हुआ, टैरिफ्स के बारे में जो है वो डिस्कशन हुआ। आपको शायद याद हो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो टैरिफ्स जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत। हम जानते ही थे कि ये हरकत जो है वो होगी। 26% टैरिफ जो है वो इंक्रीज हुआ है चाइना के ऊपर, तो और भी ज्यादा 125%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद, या उससे ज्यादा 126% ऐसा कुछ था ना, उससे ज्यादा जो है वो इंक्रीज जो है वो कर दिया है। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी जो है पहले पढ़ चुके हैं, उसी मुद्दे पर जो है वो बातचीत करने के लिए विजिट हुई। बट मेन कहानी क्या है इस पूरे टॉपिक में वो हम लोग समझेंगे। व्यापार और जलवायु तनाव का ग्लोबल इंपैक्ट। 2024 में इंडिया यूएस का ट्रेड कितना था? 129.2 बिलियन यूएस डॉलर। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है कान खोल के। इंडिया का एक्सपोर्ट यूएसए में, यानी कि हम यूएसए को जो सामान भेजते हैं, वो बढ़ गया है 4.5%, 87.4 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ा है। अब 26% टैरिफ लगने की पॉसिबिलिटी है 90 दिन के पॉज के बाद। अभी 90 दिन का जो है वो विषय क्या बोलते हैं आप उसको, तो छोटा सा जो है वो ब्रेक लिया है ना, टाइम्स लिया है, टाइम्स बोलते हैं ना, टाइम्स। तो छोटा सा जो है वो टाइम्स किया है 90 दिन का। फिर 26% टैरिफ कस्टम ड्यूटीज लगने की पॉसिबिलिटी है। अब इसका इम्पैक्ट होगा इंडियन मरीन एक्सपोर्ट्स जैसे सेक्टर में। ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स अगर यूएसए में महंगे होंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा नहीं, उसकी डिमांड गिर जाएगी, और जो बेनिफिट और जो प्रॉफिट हमें पहले हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। क्लाइमेट एंगल से बात करें तो यूरोप वार्मिंग एट डबल द ग्लोबल रेट। पता है आपको, एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो सुनकर जो है वो आपको बड़ा अजीब लगेगा। यूरोप का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है 4.2.4 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, नियरली डबल द ग्लोबल एवरेज। ये चाहो तो लिख सकते हो। यूरोप का जो टेम्परेचर है वो पूरे दुनिया भर के एवरेज से लगभग डबल है। क्यों? इसका आंसर आपको पता है कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में ही हुआ ना। तो बर्बादी करोगे तो उस बर्बादी में, हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्रीज भी भुगत रही हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो उनको भी नुकसान है। बट जिन्होंने किया उनको तो ज्यादा हो गई और हो ही रहा है। तो वहां पर टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज से डबल है यूरोप में। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ट्रेड बुरी तरह से हैम्पर होगा, गिरेगा, व्यापार बुरी तरह से खराब होगा। टेम्परेचर लेवल राइज अगर होगा और व्यापार खराब हो जाएगा तो इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी में नुकसान होगा। तो ये चीजें तो हम ऑलरेडी जो है वो जानते ही हैं, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर लेवल तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कितनी ज्यादा समस्या है भाई आज की डेट में। तो बस ये आर्टिकल यही चीज बता रहा है कि टेम्परेचर लेवल के बढ़ने के कारण बहुत स्थिति खराब हो सकती है। ट्रेड ऑलरेडी इम्बैलेंस जो है वो हो ही रहा है, राइट। हीट वेव्स का इशू हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हीट वेव्स का भी और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। यूएस डॉलर का गिरना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना, सेंट्रल बैंकिंग में एक डर क्रिएट कर रहा है। इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट जो है वो लूज कर दिया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा रुपीज के ऊपर, येन के ऊपर, यूरो जैसी करेंसीज पे। इंडिया जैसी जो इकोनॉमी है, जो एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है,
उसके लिए ये चिंता बढ़ रही है, क्योंकि भाई आप सोचो कि हमारा सामान, अगर हम मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर आ गए, आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी लेके आ गए, हमारा सामान ही दूसरी कंट्री के अंदर एंटर नहीं होगा तो कितनी बड़ी समस्या जो है वो हो सकती है ना। तो ये यूरोप वाला हीट वाला जो मैंने आपको बताया ना, वो चीज तो अच्छे से दिमाग में रखिए गई, क्योंकि वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ ही रहा है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है ना। प्रोडक्टिविटी में नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, कभी फसल खराब हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है ना। कंट्रीज जैसे कि चाइना जो है, उसका भी ये खतरा हम लोग को जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। चाइना से जो है वो कैसा खतरा है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मोनोपोली अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। छोटी कंट्रीज जो है वो फंस जाती है पावर स्ट्रगल में, है ना। अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट जंगलों को काट काट कर जो है वो रेसिडेंस बनाए जा रहे हैं, तो खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो उस घर में रहकर क्या करोगे। दिस इज द इशू जो आज की डेट में बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाकी उतना कुछ खास टॉपिक नहीं था ये वाला। अब जो टॉपिक है इसमें मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्ट्स को ध्यान में रखने के लिए स्पेशली, क्योंकि हीट वेव की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बतानी। हीट वेव का मतलब आम आदमी से पूछोगे तो एक जनरली बता देगा कि हाँ धूप, ये गर्म हवा की लपटें चल रही हैं, दैट इज हीट वेव। यस, गलत नहीं है ये, बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपको बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको बता दें 2025 की पहली सीवियर हीट वेव 15 मार्च को रिकॉर्ड हुई है। दैट्स 20 डेज अर्लियर देन 2024। 2024 के कंपैरिजन में 20 दिन पहले ही हीट वेव्स जो है वो देखने को मिल रही। तो आप स्थिति देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की कितनी खतरनाक है। समझ रहे हो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2024 जो था वो हॉटेस्ट ईयर था, लिख लेना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि 2024 सबसे गर्म वर्ष है, ये घोषित किया है। पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 1.55 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल पहुंच गया है। क्या पेरिस क्लाइमेट जो डील है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी। पेरिस एग्रीमेंट क्या सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं। जिस हिसाब से काम चल रहा है फेल हो गया है। 2015 में हमने साइन किया था ये कहते हुए कि टेम्परेचर लेवल को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, यहां तो हालत खराब हो जानी है। और वो भी इस सेंचुरी के एंड तक, समझ रहे हो। अभी 2025 चल रहा है, ये कहा गया था कि 2100 तक, 2100 तक टेम्परेचर को नीचे रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से ही मेंटेन रखना है। तो 2025 में ही भैया, जब ये डील साइन हुई थी उसके 10 साल बाद ही आप देख रहे हो कि 1.55 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। तो अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई स्ट्रिक्टली तो स्थिति बहुत खराब हो जानी है। और स्थिति हो ही रही है खराब, आप देखिए प्रजाति मरती जा रही हैं, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण फसलें खराब होती जा रही हैं, लोग जो है वो मरते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। समझ में आ रही है। हीट वेव्स के कारण ज्यादा गर्मी, ज्यादा बीमारी, कम प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवरलोड, स्थिति हर तरीके से खराब है। हीट वेव का मतलब क्या होता है लिखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेम्परेचर प्लेन्स में यानी कि मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चले जाए, जब टेम्परेचर जो है वो प्लेन में क्रॉस कर जाए 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर, तो उसे एक्सट्रीम हीट वेव्स कहते हैं प्लेन वाले एरिया में। और जो हिल्स वाला एरिया है वहां पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए तो हीट वेव जो है वो घोषित कर दी जाती है कि ये हीट वेव है। समझ रहे हो आप। कारण क्या होते हैं हीट वेव के। आज की डेट में जमीन गर्म हो रही है तो उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जब शहर के अंदर घुसते तो ऑटोमेटिकली गर्मी नहीं लगने लगती है, ये वही है। रेडिएट करती है ना हीट बिल्डिंग से, रोड से, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो हीट को और बढ़ाएगा। जलवायु परिवर्तन हीट वेव्स के पीछे का कारण, ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव के पीछे का कारण, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज जहां कंक्रीट सबसे ज्यादा है, ग्रीनरी कम है, वहां अंदर के घर का टेम्परेचर भी बाहर से ज्यादा हो सकता है, पता है आपको। आपने कई बार ये शायद चीज नोटिस करी हो, कार के अंदर जब आप बैठे होगे, धूप में खड़ी है कार,
तो कार के बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, हालत खराब हो जाती है। इसलिए तो फटाक से कार में बैठ के तुरंत कांच वाच को जो है वो थोड़ी देर तक खोल के जो है वो बाहर उतरना पड़ता है कि भाई पहले टेम्परेचर जो है मैच कर जाए, फिर भले ही बैठ जाएंगे। या तुरंत लोग एसी जो है वो चालू कर देते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो ये चीजें हैं। मैं खुद अभी मेरे को खुद अभी अच्छा नहीं लग रहा था 3-4 दिन से, क्योंकि मेरा भी अभी बाहर बाहर सफर जो है वो बढ़ गया है थोड़ा सा। बैंक वैंक के चक्कर थोड़े लगाने पड़ रहे हैं, क्या बताएं अब। बस ठीक है। तो इससे इश्यूज क्या हो सकते हैं? हीट स्ट्रोक आ सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, किडनी लिवर ब्रेन डैमेज हो सकता है, पता है आपको? ब्रेन तक, समझ रहे हो? ब्रेन डैमेज मतलब गया इंसान। यस, ट्रू। हीट वेव्स के कारण मौतें होती हैं। बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा चपेट में आ सकते हैं, महिलाएं आ सकती हैं, आउटडोर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स। इससे वर्क कैपेसिटी घटती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। 2023 में 6% वर्क आवर्स का नुकसान हुआ है, यानी कि लोगों ने एवरेज के मुकाबले 6% कम जो है वो काम किया है। गरीब लोग जिनके पास कूलिंग सिस्टम नहीं है, उन्हीं पर सबसे ज्यादा असर जो है वो पड़ रहा है। महिलाएं जो है वो डबल बर्डन फेस करती हैं घर के अंदर। खाना पकाते समय आप देखिए कितनी हीट जो है वो होती है। मेरी मम्मी को बहुत परेशानी होती है इस दौरान, काफी ज्यादा। फिर कल्चरल ड्रेस कोड्स भी होता है कई बार तो। हाँ भाई, लूज कपड़े पहन नहीं सकते, लोग क्या बोलेंगे, हैं? क्या ही बोले हम। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख कर बताओ कि इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में कितना परसेंट लेबर फोर्स रखता है? हमारी कंट्री के अंदर कितने परसेंट लेबर फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर के हैं? बताओ। 25%, 50% या 75%? क्या होगा आपका आंसर? कमेंट बॉक्स पे लिखो। तो भाई बहुत स्थिति खराब है। हीट एक्शन प्लान्स बन तो गए हैं 140 से ज्यादा सिटीज में, बट इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे। किसी एरिया में डेथ या मॉर्बिडिटी होती है, यानी कि कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाता है इसके कारण, तो रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं होता। समर शेल्टर्स अवेलेबल नहीं है। ड्रिंकिंग इस पहले तो पता है, पहले के समय पे जब अपन छोटे थे तो आपने शायद नोटिस किया होगा, प्याऊ हुआ करते थे जगह जगह पर, कि लोग जो है वो पानी पी रहे हैं। आजकल बहुत कम जगहों पर प्याऊ वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है। प्याऊ समझते हो ना आप लोग? कि मटके जो है वो जगह जगह पर पहले रखे रहते थे कि भाई कोई भी आए और आकर पानी पी ले। और अब तो ये वो बॉटल वाला सिस्टम हो गया, कमर्शलाइजेशन, कि बाहर निकलो तो बिस्लरी की बोतल चाहिए भाई, एक्वाफीना की चाहिए भाई, है, किनले की चाहिए। उसके अलावा पानी, बात अच्छी है वैसे, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पर पानी की समस्या, पानी में बीमारियां हो सकती है। तो पानी एक ऐसी चीज होती है कि जो आपको बहुत देख दाख के पीना जरूरी है। तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यार गवर्नमेंट को ही, जैसे कि सुलभ शौचालय बनाए हुए हैं, वैसे जगह जगह पर वाटर कूलर्स बनाना जरूरी है ना भाई। रेलवे स्टेशन आप जाते हो, वाटर कूलर्स है कि नहीं है? पेट्रोल पंप्स पे वाटर कूलर होते हैं, बट साले किसी काम के नहीं होते। उसको ढंग से फिल्टर तो कर नहीं रहे हो आप लोग। तो दैट इज, पेट्रोल पंप पे ही लगवा दो वाटर कूलर्स जिससे, और एक्टिव रखो। काफी सारी जगहों में एक्टिव भी हैं, बट काफी सारी जगहों पे नहीं है, क्योंकि पानी की व्यवस्था सबके पास होना बहुत जरूरी है। देखो, डेटा प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है ना, अवेयरनेस की कमी है। तो यही सब चीजें हैं भाई। अडॉप्ट हीट हर्थ अलर्ट सिस्टम, है ना, डे टाइम में और नाइट टाइम के मैक्सिमम टेम्परेचर को जो है वो करने के लिए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज जो मैंने भी आपको वो 40 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस वाला सिनेरियो लिखवाया था ना, बस वो चीज आपके लिए जो है वो काम की है। अब भूटान का ग्रीन क्रिप्टो विजन प्रीलिम्स में आएगा। एक छोटी सी हिमालयन कंट्री के बड़े विजन है भूटान के, ग्रीन क्रिप्टो विजन, जहां ब्लॉकचेन, हाइड्रो पावर और हैप्पीनेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। आओ इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है गाइस, जो हम अभी बात करने वाले हैं, यह है एक स्मार्ट इको फ्रेंडली इकोनॉमिक मॉडल का रोड मैप। बहुत इंपॉर्टेंट। भूटान ने 2019 में अपनी सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मतलब सिंपली, भूटान 2019 से ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा था। अब ये कंट्री हाइड्रो पावर
का उपयोग करके ग्रीन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहा है, मतलब कार्बन न्यूट्रल कॉइन्स। यानी कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो तैयार की जा रही है जो कि ग्रीन एनर्जी या फिर रेन्यूएबल एनर्जी से तैयार हो रही हो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बनाने में आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ह्यूज पावर जनरेशन की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है क्रिप्टो कॉइन्स को मिंट करने में या माइन करने में। तो बहुत ज्यादा पावर लगती है। अब ये हाइड्रो पावर के उपयोग से, रेन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से क्रिप्टो करेंसी को तैयार करेंगे। साथ ही आपको बता देंगे इस ये इनिशिएटिव ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के विजन के साथ भी अलाइंड है। याद रखना, ये लिख लेना। ये पूरी चीज जो है वो आप लिखोगे। भूटान जो है वो अब हाइड्रो पावर का उपयोग जो है वो कर रहा है ग्रीन क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो तैयार करने में, बनाने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पूरे पॉइंट लिखोगे आप। एक दो तीन, ये तीनों पॉइंट जो है आप लिखिए कि इसने जो है वो अभी 2019 से जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया था, राइट। और आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो अच्छी खासी मात्रा में है, तो उसका ये यूटिलाइजेशन करेंगे। और भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की फिलॉसफी के साथ जो है वो इसको लिंक किया जा रहा है। ये फैक्ट भी लिखेंगे क्योंकि ये चीज प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो 2000 ये समझ गए हम, 2019 से इन्होंने काम करना जो है वो शुरू कर दिया। अब हाइड्रो पावर का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी को प्रोड्यूस करेंगे जो कार्बन न्यूट्रल जो है वो बन जाएगी। बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसमें फॉसल फ्यूल का उपयोग ही नहीं होगा। क्या इंडिया को भी इस प्रकार की ग्रीन क्रिप्टो इकोसिस्टम एक्सप्लोर करने चाहिए? यस, ऑब्वियसली यस। भूटान के युवा गाइस अब्रॉड जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है भूटान के अंदर, पता है आपको? जिस जैसे इंडिया में हुआ है ना, वैसे ही भूटान में भी हो रहा है। वहां के जितने भी जो युवा हैं, जो स्किल्ड है, वो बाहर दूसरी कंट्री जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ा कंसर्न बन गया है भूटान के अंदर। तो भूटान ने सोचा कि क्यों ना ब्लॉकचेन, एआई, क्रिप्टो माइनिंग से जॉब्स क्रिएट किया जाए। तो भूटान का मेन ऑब्जेक्टिव है वहां पर जॉब्स क्रिएट करना। और हाइड्रो पावर ही क्यों चुना भूटान ने? क्योंकि भूटान जो है वो चाह रहा है भाई कि रेन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो उसका फोकस जो है वो रहे मेनली, इसीलिए। तो भूटान ऑलरेडी 100% रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज करता है, मेनली हाइड्रो पावर। अब तक 3.5 गीगावाट जनरेट करता है। अगले 10 से 15 साल में टारगेट है 15 गीगावाट जनरेट करने का। तो भूटान के टारगेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो जो सामने लिखा हुआ है आपके। कार्बन न्यूट्रल क्रिप्टो कॉइन से बनाया गया, बस ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। भूटान का डेवलपमेंट मॉडल है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर, इस चीज के ऊपर, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसमें जीडीपी से इंपॉर्टेंट है इमोशनल वेलबींग, कि इमोशनली लोग जो है वो सही रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, एनवायरमेंट अच्छा बना रहे, सभी लोग जो है वो यूनाइटेड रहें, इंक्लूसिव रहें। कोई कोई ऐसा ना सोचे कि भाई हमें अलग कर दिया है, ये चीज। तो ग्रीन क्रिप्टो इनिशिएटिव इन्हीं वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ ला रहा है। अब इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि युवाओं को जो है वो सशक्त जो है वो बनाना। 2022-23 में 10% युवा जो है वो अब्रॉड चले गए थे। 2024 में युवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.5% है वहां पर। अब ब्लॉकचेन, एआई ट्रेनिंग से लोकल जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। भूटान अपने युवाओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर रहा है। फॉरेन करेंसी इनफ्लो भी हो रहा है क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू। तो भूटान गाइस ग्रीन फिनटेक हब 100% रिन्यूएबल पावर पर काम कर रहा है, राइट। तो बस यही चीज है। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो आपसे यही चीज जो है वो पूछी जाएगी कि भाई भूटान का ये नया इनिशिएटिव ग्रीन क्रिप्टो का, या ग्रीन क्रिप्टो इनिशिएटिव अभी किसने शुरू किया है। तो भूटान थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखेगी, उसमें उपयोग कर रहा है हाइड्रो पावर का ये, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे आप। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के साथ लिंक किया गया, बस ये तीन चीज पूछेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगेन एक और धांसू धमाकेदार टॉपिक। एक रॉकेट के छोटे से पार्ट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, यानी कि एक पूरा बड़ा सा रॉकेट, उसका एक छोटा सा पार्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्पेस की टेक्नोलॉजी में और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दोनों पर बहुत बड़ा है। अब कैसे, तो आइए हम लोग इस चीज को समझेंगे। टॉपिक आपका है, इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल का सक्सेसफुल डेवलपमेंट और टेस्ट किया है। तो लिख लेना, इसरो ने अपने पीएसएलवी रॉकेट के फोर्थ स्टेज के लिए क्या, आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसरो। इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है हमारी पीएसएलवी रॉकेट जो है, उसके फोर्थ स्टेज, कौन सी स्टेज, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, फोर्थ स्टेज
के लिए सैटेलाइट सैटेलाइट अलॉय से बना नोजल डाइवर्जेंट डेवलप और टेस्ट किया। तो इन्होंने जो है वो क्या इंडिया में स्वदेशी जो है वो सैटेलाइट अलॉय से बना हुआ, स्वदेशी सैटेलाइट अलॉय से बना हुआ नोजल डाइवर्जेंट जो है वो तैयार कर दिया है, डेवलप कर दिया और टेस्ट किया है। बहुत बड़ी ये वो चीज है, क्योंकि अभी तक हम इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। समझ रहे हो आप बात? पहले ये पार्ट बनाने के लिए इंपोर्टेड कोलंबियम C103 यूज होता था, ये चीज ध्यान में रखना। हम कोलंबियन अलॉय को जो है वो इंपोर्ट करवाते थे पहले। C103, कभी कभी ये कोलंबियम जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये कोलंबियम जो है वो क्या है। तो ये सैटेलाइट सैटेलाइट के नोजल में जो है वो यूज मतलब वो किया जाने वाला एक एलॉय हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम इंपोर्ट कराते थे, जो काफी महंगा पड़ता था। लेकिन अब इसरो ने स्वदेशी मटेरियल का उपयोग करके 90% कॉस्ट जो है वो अपनी कम कर दी है, 90% कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो यहां पर जो चीज मैंने हाईलाइट करी है ना, सिर्फ इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। अब चीजें थोड़ी सी समझो, है ना, डेप्थ में अपन मैं चलता हूं बट सिर्फ सुनना। नोजल डाइवर्जेंट क्या करता है? देखो गाइस, रॉकेट जैसे ही शुरू होता है, आपने देखा होगा वीडियो, रॉकेट की जो है वो चालू हुआ तो नीचे से देखो कितना सारा धुआं निकलता है। देखा है कि नहीं देखा? सभी ने देखा होगा, यस। कितनी गैसेस रिलीज कर रहा है, कितना धुआं रिलीज कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, एक पावर जनरेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, है ना, एक झटका जनरेट कर रहा है। तो बहुत हाई टेम्परेचर यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा और मैकेनिकल प्रेशर जो है वो झेलता है रॉकेट। इतने हाई टेम्परेचर में और इतना मैकेनिकल प्रेशर झेल रहा है, यानी कि इतना धमाका हो रहा है अंदर। आप गाड़ी स्पीड, एकदम से मैं आपको गाड़ी में बैठाऊं और बाइक में एक्सेलरेट कर दूं तो आप पीछे की तरफ गिरने वाले नहीं हो जाओगे? तो वही थ्रस्ट होता है रॉकेट के अंदर भी। अगर नोजल फेल हो जाए ना तो मिशन भी फेल हो सकता है। सो डिजाइन और मटेरियल मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है नोजल डाइवर्जेंट की पूरे पार्ट्स को जो है वो एलॉय, ऐसा एलॉय की जो उनको अपने साथ जोड़ के रखेगा। और ये अगर फेल हो जाए, यानी कि स्क्रू है मान के चलो, ये फेल हो गया ना तो बस गया रॉकेट, मिशन फेल। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब कोलंबियम C103, ये चीज समझ में आ गई ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रॉकेट इंजन के अंदर। और इसको डिजाइन किया जाता है कि एग्जॉस्ट से जो गैस जो है वो रिलीज होती है, तो वो उसको जो है वो अ, बना के रखता है। बना के मतलब उसको टूटने नहीं देता, मतलब वो वाली चीज आप बोल रहे हो ना कि एकदम इतना प्रेशर क्रिएट होगा इन गाड़ी, आप इतनी तेज जो है वो चलाने वाले हो ऐसा सोचो, तो उसके पार्ट्स नहीं निकल जाने चाहिए, तो उसको वो चिपका के रखेगा, जोड़ के रखेगा। तो उसके लिए ये जरूरी होता है। और थ्रस्ट जनरेट करने के लिए जरूरी होता है ये नोजल, डाइवर्जेंट नोजल। ये भाई, अब अरे यार जैसे साइलेंसर होता है गाड़ी का, वैसे ही डाइवर्जेंट नोजल। इसके बारे में अगर आप एक बार जो है उसकी फोटो जो है वो देखोगे ना गूगल में, तो आपको जो है वो काफी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी कि ये एग्जैक्टली जो है वो है क्या। जैसे कि अपना जो साइलेंसर वगैरह नहीं होता गाड़ी का, कुछ उसी प्रकार से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ये नोजल, कि वो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन जो है वो किया जाता है कि वो एक अच्छी हाई स्पीड प्रेशर जो है वो जनरेट कर सके। राइट। एक आप ये कह सकते हो कि जिससे रॉकेट को जो है वो थ्रस्ट मिल सके, है ना, कि एक जगह से पल्यूटेंट से गैसेस जो है वो अंदर आई और दूसरी जगह से जो है वो बहुत तेजी से जो है वो निकली, जिससे कि वो ऊपर भागे। राइट। तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी होता है। समझ गए हो गया? बाकी इसलिए मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि जरूरी नहीं है, साइंटिस्ट थोड़ा बनना है आप लोगों को, बट हाँ एक बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब मेन चीज जो है वो कोलंबियम C103। देखो, हम लोग पहले इसको इंपोर्ट करवाते थे, बहुत महंगा पड़ता था, हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। बट हमने अपना खुद का डाइवर्जेंट नोजल बनाया। अब ये चीज लिखने वाली बात है, जो हमने खुद का जो डाइवर्जेंट नोजल बनाया है उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये कोबाल्ट बेस्ड अलॉय है। क्या है? लिख लेना, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय। पहली चीज आप ये लिखेंगे, जो हमने जो मटेरियल जिसका उपयोग किया है वो कोबाल्ट बेस्ड अलॉय है, जिसमें क्रोमियम निकल टंगस्टन आयरन का मिक्स है। हमने जो अब नोजल बना रहे हैं डाइवर्जेंट नोजल, उसमें इन सब मेटल्स का उपयोग किया है, मिनरल्स का। जो पहले जो था वो कोलंबियम था, है ना। और इसरो के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। 1150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो झेलने की इसकी क्षमता है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये कोलंबियम को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। और कर दिया, कर क्या देंगे। तो आत्मनिर्भर भारत को ये सपोर्ट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसके अलग अलग प्रकार के कई टेस्ट होते हैं, उतना टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। 665 सेकेंड का भी लास्ट टेस्ट हुआ था। 4 टेस्ट इसके टोटल किए गए हैं। हाई टेम्परेचर देख लिया, इसका स्ट्रेस देख लिया कि भाई फट ना जाए, ये सब कुछ चेक कर लिया। ये फट जाएगा तो मिशन फेल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बस जितनी चीज बताइए उतनी चीज बस ध्यान में रखिए, दैट्स इट। गगनयान ह्यूमन मिशन के लिए भी ये काफी अच्छा काम जो है वो कर सकता है। 90% कॉस्ट कट हो जाएगी, मतलब कि भाई सोच रहे हो अपने आप में कितने सस्ते में हमारे मिशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे, जाने लगेंगे। और हम लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी मिशन जो है वो जो अभी डिजाइन कर ही रहे हैं, तो और भी डिजाइन करेंगे। दूसरी कंट्रीज जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने लगी, जो अपने लिए बहुत अच्छी बात है, अपने बिजनेस के लिए, है ना। अब ये मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक है, आइए इसको जो है वो हम लोग समझते हैं, समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड। तो ये मुद्दा जो है, ये सिर्फ नेवी का नहीं बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का, बॉर्डर सेफ्टी का और ग्लोबल इमेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंडिया के पास गाइस 7517 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, ये बात आप सभी को पता है। 13 मेजर पोर्ट्स है हमारे यहाँ, बंदरगाह, 200 से ज्यादा माइनर बंदरगाह है। 90% इंडिया का जो व्यापार है सी रूट के थ्रू ही होता है, बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करें। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर रहेगी, समुद्री सुरक्षा रहेगी, तो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहेगी, है कि नहीं। तो आज की डेट में क्या क्या इश्यूज हम लोग को समुद्र में, मतलब चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, क्या लगता है आपको? 3 चैलेंजेस बताओ आज की डेट में समुद्री सुरक्षा के। फिर जो टॉपिक है बस यही वाला है, प्रीलिम्स में जो है वो लिखने का। 3 बताओ। टेररिज्म हो रहा है वाया सी, 26/11 अटैक देख लो आप, टेररिस्ट जो आए थे समुद्र के रूट के थ्रू आए थे, है ना। समुद्री लुटेरे होते हैं, स्मगलिंग होती है ना। साइबर थ्रेट्स भी हो रहे हैं आजकल, पोर्ट्स और शिप ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो काफी वल्नरेबल होते हैं। तो कई बार जो है वो स्मगलर्स इनको हैक करके जो है वो इनका नेविगेशन सिस्टम को हैक करके अपनी तरफ बुलवा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं आजकल, तो उससे जो है वो शिप्स वगैरह जो है वो डैमेज हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। अब देखो, ऑपरेशन कमांडर ऑफ यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एटलांटा, इन्होंने प्रपोज किया एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडियन नेवी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन की नेवल नेवल फोर्स सोमालिया, एटलांटा जो है उसने इंडियन नेवी के साथ जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज करने का प्रपोजल जो है वो रखा है। और ये कंडक्ट होगी मई 2025 के एंड में। जब कंडक्ट होगी तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि ये EUNAV फॉर एटलांटा जो है वो क्या है, या तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई ये तो नेवल एक्सरसाइज की जो है वो चर्चा जो है वो हो रही है इंडियन नेवी के बीच में और ये यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया के बीच में, है ना। बस इतनी चीज चीज बस ध्यान में रखनी है आपको। ये ऑपरेशन एटलांटा जो है वो ध्यान में रखो, 2008 में जो है वो शुरू हुआ, ये लिख लेना 2008। ऑपरेशन एटलांटा जो है वो यूरोपियन यूनियन का मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है, कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी के अंडर, ये पूरी चीज लिख लेना। मिशन जो है वो फोकस करता है कि पायरेसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, समुद्री लुटेरे जो होते हैं ना, समुद्री डकैती होती है, लूट होती है। सोमालिया में तो बहुत ज्यादा होती है, सोमालिया वाले क्षेत्र में, तो वहां पे नहीं होनी चाहिए, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब, है ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हम इंडियन नेवी के साथ मिलकर ये जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वेसल्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो शिप्स जो है वो लेकर जा रही खाने पीने का सामान, एड का सामान, सहायता का सामान, उनको प्रोटेक्ट करो। लूटे लूटे लूट जो होती है समुद्र में उसको जो है वो रोको, स्पेशली बाब एल मंडब स्ट्रेट में। ये स्ट्रेट की लोकेशन देखना, गल्फ ऑफ एडन देखना, ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे टॉपिक्स के अंदर। बस यही था, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। जब जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी तब अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जितनी चीज मैंने आपको बताई सिर्फ उतना ध्यान में रखिएगा। इंडिया का सागर इनिशिएटिव पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जिन लोग को नहीं पता आज इसके बारे में आपको पढ़ना ही आपका टास्क है।
एंगस्ट्रॉम स्केल चिप जो इंडिया ने डेवलप करी, लिख लेना भैया। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम स्केल चिप डेवलप बाय इंडिया। ये बेसिकली 1/10 द साइज ऑफ 3 नैनोमीटर नॉट चिप्स है, जो स्मॉलेस्ट आज तक की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो यूज में आ रही है। सेमीकंडक्टर है ना भाई, ये समझ रहे हो ना, कंप्यूटर में जो डलता है चिप। तो वो ये एंगस्ट्रॉम स्केल चिप है, इंडिया ने डेवलप करी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये सेमीकंडक्टर है एक, है ना। तो ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। 2D मटेरियल्स ग्राफीन का उपयोग इसमें किया गया, लिखने की जरूरत नहीं वाली। अल्ट्रा थिन है ये, अच्छे अच्छे एडवांस्ड है ये। इसको डेवलप जो है वो किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, ये फैक्ट ध्यान में रख लेना आप। ठीक है। एटॉमिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन एंड जीएनएसएस बेस्ड टोलिंग इन इंडिया। अच्छा, ये वाला फास्ट टैग को रिप्लेस करने की बात की जा रही है। अब जैसे हम लोग जो है वो गाड़ी से जाते हैं ना, तो बीच में टोल टैक्स पड़ते हैं, ये बूथ पड़ते हैं, टोलिंग बूथ, टोल बूथ बोलते हैं ना अपन। तो अब ये हट जाएंगे, डायरेक्ट सैटेलाइट से जो है वो पैसा कटेगा। आप कितनी जितनी भी दूर जा रहे हैं, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट आपका पैसा कट जाएगा। सैटेलाइट के माध्यम से आपकी गाड़ी ट्रैक होगी। अब इसी ट्रैकिंग को लेकर, प्रिवेसी को लेकर काफी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब लोग प्रिवेसी की तो ऐसे जो है वो बात करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जैसे पता नहीं क्या है भाई। ऑब्वियस ही बात है, कंट्री को अपनी सिक्योरिटी जरूरी है। कल को आपके साथ कोई हादसा हो गया तो आपको आपको भी तो ट्रैक किया जा सकता है ना यार। पर पता नहीं, आम आदमी है कम, उसके अकाउंट में 800 रुपए नहीं है और वो बोलता है अरे प्रिवेसी। अबे साले, प्रिवेसी की बात कर रहा है। तो आपने भी देखा होंगे ऐसे बहुत सारे लोग कि यार हमारी तो भाई प्रिवेसी के ऊपर खतरा है ये। अबे तेरी काहे की प्रिवेसी भाई? प्रिवेसी होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की। आप लोगों की आने वाले समय में जब आप कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, आईपीएस की पोजीशन पर रहोगे, आईएएस की पोजीशन पर रहोगे, तब उसको कहते हैं कि हाँ भाई प्रिवेसी। और जो वीवीआईपी व्हीकल्स में रहती है कि आप उसको ट्रैक नहीं करोगे और उसको रोका भी नहीं जाएगा। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो भी समझ में आते हैं कि चलो ठीक है भाई। बट ऐसी काहे की प्रिवेसी भाई? कभी सोच के आपका नहीं दिमाग खराब होता? किस किस का होता है, बताना जरा कि भाई मुझे ऐसा लगता है ऐसा। नहीं भाई, हाँ ठीक है, माना कि सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट है भाई, डिप्लोमेटिक हो गया हूं मैं थोड़ा, है ना। कि एक तरफ मैं कुछ बोल रहा हूँ, एक तरफ कुछ बोल रहा हूँ। यही आपको मेंस में लिखना है, क्या करें, मजबूरी है। बट दिमाग में ऐसा लगता है कि अच्छा यार, ये साला 800 रुपए नहीं है इसके अकाउंट में और ये प्रिवेसी की बातें कर रहा है। और कल को अगर कुछ हादसा हो जाए तो ये बोलेगा कि हमें तो पुलिस वाले ढूंढ ही ना पाए। अबे तुम्ही ने तो प्रिवेसी की बात करी थी, तो कैसे ढूंढ पाएंगे तुम्हें? एनीवेज, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है गाइस। ये आगे चल के जो है वो टॉपिक डिटेल में आएगा, तो ये लिख लेना, एटॉमिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन एंड जीएनएसएस बेस्ड टोलिंग इन इंडिया। टोल्स है वो कलेक्ट किए जाएंगे विदाउट स्टॉपिंग व्हीकल्स। अब डायरेक्ट सैटेलाइट से हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि वो हो जाएगा, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा। बस उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था। ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है मेंस में लिखने के लिए, ट्राई करना इसका आंसर देने की। और ये है हमारे ज्ञान सर, और उनके पेड बैचेस को गाइज आप जरूर ज्वाइन करिए। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। अब चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।